हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फिजिक्स रिवीजन कोर्स। आज लेज़र के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि लेज़र, कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द लेज़र। इट इज रिटन एज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेज़र प्रॉपर्टीज। देखो लेज़र के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है, ये कोहेरेंस होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है और इसका स्प्रेड बहुत कम होता है। सो आई विल डिस्कस द कंसेप्ट बेसिस प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द कोहेरेंस, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है। देखो क्या लिखा है कोहेरेंस, यू कैन राइट डाउन। फॉर लेजर देयर इज अ डेफिनाइट फेज रिलेशनशिप फॉर ए टू डिफरेंट टाइम एंड ऑल्सो फॉर टू डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस। फर्स्ट समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कि देखो कि एट टू डिफरेंट टाइम्स देयर विल बी डेफिनाइट फेज रिलेशनशिप। अब ये एक चीज क्या होता है, मान लो कि एक लेजर लाइट, ये भी लाइट होता है। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस लेजर विद दिस वेव नेचर, ठीक है। एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम t1, मान लो कि 10 बजे, यू आर ऑब्जर्विंग ए सर्टेन पॉइंट p ऑफ दिस वेव, ठीक है। सो व्हाट इज रिटन, देयर इज अ डेफिनाइट फेज रिलेशनशिप एट टू डिफरेंट टाइम। अब देखो फेज का मतलब क्या होता है, जस्ट रिकॉल करो जो क्लास 11-12 में पढ़ के आए हो। कोई भी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। और ये जो अंदर होता है क्या ना, kx माइनस ओमेगा टी, इसी को कहते हैं फेज, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी छुपा होता है, कौन सा डायरेक्शन में हमारा वेव मूव कर रहा है, उसका प्रोपागेटिंग वेक्टर क्या है, एवरीथिंग, कंडीशन ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन along with this amplitude, so it is known as the phase. मान लो कि you are standing at a certain time, 10 बजे you are observing the point P and you just observe what is the phase. phase means इसका frequency क्या है इसी टाइम में और कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, everything you have find out from that one. Now अब 10:10 के बाद, ठीक है, you are observing the same point. अब ये 10 बजे मान लो कि ये क्रिस्ट पैदा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 10:10 के बाद ये वेव थोड़ा मूव कर सकते हैं, मतलब 10 बजे 10 मिनट के बाद पोजीशन ऐसे हो सकते हैं। सो दिस इज राइट नाउ, ठीक है ना, t2 पॉइंट में। सो राइट नाउ द फेज इज नॉट सेम व्हाट एवर यू हैव ऑब्जर्व एट am, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप रहेगा। इसका ये होता है टाइम कोहेरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस। और एक बार मैं बता रहा हूं, 10 बजे मान लो कि ये द फेज एट द पॉइंट P वाज समथिंग एंड 10:10 के बाद ये फेज डेफिनेटली चेंज होगा इसी पॉइंट में, ठीक है, क्योंकि ये वेव थोड़ा मूव कर जाएगा अलोंग दिस x डायरेक्शन। बट देयर विल बी ए डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू फेज। इसका मतलब क्या होता है, अगर 10 बजे फेज क्या है, इफ वी नो दैट वन, 10:10 के बाद फेज क्या होने वाला है, वी कैन फाइंड आउट दिस वन ऑल्सो विदाउट ऑब्जर्विंग दिस पॉइंट, अगर हमारे पास एक रिलेशन हो तो। और अगर ये वेव इज ए कोहेरेंस देन वी मस्ट हैव दिस रिलेशन। अगर 10 बजे हमें पता है कि इसका फेज क्या है, 10:10 के वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल बी द प्रोबेबल फेज। अगर इस टाइप का रिलेशन, डेफिनेट रिलेशन हो, सो देन वी कैन से दिस वेव मस्ट कंटेन ए टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल आया है टाइम्स से। और दूसरा टाइप का कोहेरेंस होता है, कोहेरेंस मतलब एक तालमेल, एक मिल जोल होता है, ठीक है। कोई आना, जैसे 10 बजे एक फेज, बट 10:05 के बाद, 10:10 के बाद कोई इसका रिलेशन, कोई तालमेल नहीं है फेज में, तो वो कोहेरेंस नहीं होगा। और दूसरा होता है कि स्पेस के साथ भी कोहेरेंट होता है। स्पेस के साथ कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये वेव, ठीक है, ये वेव जा रहा है। सो एट द टाइम यू एंड योर फ्रेंड आर स्टैंडिंग एट द टू पोजिशन इन स्पेस, ठीक है, दो पोजिशन में तुम और तुम्हारा दोस्त खड़े हो। सो यू आर ऑब्जर्विंग दिस पॉइंट, मान लो कि ये P पॉइंट, यहां पे डेफिनेटली एक फेज होगा इस वेव का। और ये जो तुम्हारा फ्रेंड ऑब्जर्व कर रहा है ये Q पॉइंट, इसका फेज अलग होगा P पॉइंट से, लेकिन इनमें भी एक रिलेशन होगा। अगर तुम्हें पता है कि P पॉइंट में ये फेज हो रहा है, इफ यू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फेज एट द पॉइंट P टू योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड विदाउट ऑब्जर्विंग फाइंड कर लेगा कि Q पॉइंट में क्या फेज होने वाला है इस वेव का, ठीक है। सो दैट मीन्स देयर इज ए को रिलेशन, देयर इज एक तालमेल है, एक मेल झोल है इस फेज रिलेशन में। अगर ये हो रहा है
टाइम के साथ अगर इस फेज का चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज एक डेफिनेट वे में हो रहा है, स्पेस के साथ इसका फेज का चेंज हो रहा है लेकिन एक डेफिनेट वे में हो रहा है, सो देन दिस वेव इज नोन एज द कोहेरेंस। दिस वेव मस्ट हैव दिस प्रॉपर्टी, कोहेरेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, एक तालमेल रहता है, इसी को कहते हैं कि कोहेरेंस। और लेजर में ये देखा जाता है, इसके टेम्पोरल कोहेरेंस, टाइम के साथ भी कोहेरेंस होता है, और स्पेस के साथ जो कोहेरेंस होता है इसको बोलते हैं स्पेशल, SPATIAL, स्पेशल कोहेरेंस। स्पेशल आया है स्पेस से। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोहेरेंस नेचर ऑफ ए लेजर लाइट। तब ये तुम्हें टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशल कोहेरेंस यू हैव टू एक्सप्लेन, और इफ यू राइट डाउन दिस डेफिनेशन इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो नाउ आता है कि सम डेफिनेशन जो विदाउट कंसेप्ट ऑफ दिस डेफिनेशंस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द लेजर प्रॉपर्ली। तो फर्स्ट आता है कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो कि इट इज द एनर्जी डायग्राम। ये क्या है, ये होता है कि एनर्जी डायग्राम। अब एक लेजर क्या होता है, लेजर के अंदर क्या होता है, लेजर लाइट थोड़ा जस्ट रिकॉल करो कि एक टॉर्च की तरह है, और इसके अंदर एक एक्टिव मीडियम होता है। एक्टिव मीडियम में क्या रहता है, आइदर ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेजर कभी कभार सॉलिड फॉर्म में होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। अगर कोई भी फॉर्म में हो, चाहे यह सॉलिड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, इसके अंदर क्या होगा, एटम्स होगा, और एटम्स का डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा, है ना। तो इनिशियली क्या होता है कि ये मान लो कि द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एनर्जी स्टेट मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर द एटम्स। तो क्या होगा, कॉमन सेंस क्या बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स विल बी एट द ग्राउंड स्टेट, और ये होता है उसका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कोई एटम ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहेंगे, तो मोस्टली द एटम्स विल बी एट द ग्राउंड स्टेट। मैं इधर एक एटम को दिखा रहा हूं कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब मान लो कि एक लाइट पार्टिकल, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि फोटोन, जिसका एनर्जी h न्यू इज इंसिडेंट ऑन दैट एक्टिव मीडियम। ये इफ h न्यू, अगर ये h न्यू इस दो एनर्जी लेवल की डिफरेंस के बराबर हो, दैट मीन्स इफ h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इतना एनर्जी अगर ये कंटेन कर रहा है, तो क्या होगा, दिस एटम में एब्जॉर्ब दिस फोटोन, और इस फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये तुरंत एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। इसी को कहते हैं कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्यों स्टिमुलेटेड, क्योंकि ये जो फोटोन, इंसिडेंट फोटोन इस एटम को स्टिमुलेट कर रहा है, और स्टिमुलेट की वजह से ये अपना ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा है। इसी को कहते हैं कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर। नाउ आता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, देखो कभी कभार क्या होता है कि जस्ट कंसीडर दिस लेजर लाइट, कोई इनमें से सब एटम तो ग्राउंड स्टेट में नहीं रहेगा। मान लो कि एक दो एटम आर इनिशियली एट द, कहां है, इनिशियली एट द हाई एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, लेकिन इस हाई एनर्जी स्टेट में एटम ज्यादातर नहीं टिक पाएगा। इसका इन जनरल ऑलमोस्ट इट इज 10 टू द पावर -8 सेकेंड होता है इसका लाइफ टाइम यहां रहने का। कितना कम देख रहे हो। उसी टाइम के बाद ये अपने आप से तुरंत एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुंचेगा तो अपना एनर्जी ये रिलीज करेगा, और एनर्जी किस हिसाब से रिलीज करेगा, लाइट के हिसाब से, और जिसका फ्रीक्वेंसी होगा न्यू और एनर्जी होगा h न्यू। ये क्या हो रहा है, क्या कोई स्टिमुलेट कर रहा है इसको हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, नहीं, ये अपने आप से कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन। एमिशन क्यों है, क्योंकि ये लाइट एमिट कर रहा है इसी वक्त, चाहे ये लाइट विजिबल रेंज के हो या नॉन विजिबल रेंज के भी हो सकता है, बट इट विल एमिट सर्टेन लाइट, और इसी को कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट स्टिमुलेटेड एमिशन। एमिशन तो होगा बट एमिशन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, और अपने आप से एमिट नहीं करेगा। इसको कहते हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन। अब देखो कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। मान लो कि कोई एटम इज एट द हायर एनर्जी स्टेट और वो अपने आप से नीचे नहीं आ रहा है, और उसी टाइम एक ऐसे फोटोन
और लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेजर एक्टिव मीडियम, और जो कि इस एटम को थोड़ा धक्का दे रहा है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस कॉलिशन ऑफ दिस एटम विद दिस फोटोन, ये क्या होगा, इस कॉलिशन की वजह से और स्टिमुलेशन की वजह से ये अपने आप से ऊपर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए स्टेबल स्टेट फॉर द एटम, क्योंकि ये हाई एनर्जी स्टेट स्टेबल नहीं है, लेकिन मान लो कि किसी भी प्रकार से ये थोड़ा अटक गया इधर, तो ये थोड़ा धक्का लेने से ये तुरंत नीचे आ जाएगा। अब देखो, ये जो इंसिडेंट एनर्जी ये अपने आप में से तो ऐसे ही निकल के जाएगा, और उसके साथ ये जब ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, वो और एक फोटोन एमिट करेगा ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। सो ये जो सेकेंड वाला लाइट बोलो या फोटोन बोलो, इट इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी टू द लो एनर्जी स्टेट। ये जो फर्स्ट वाला फोटोन है ये कुछ नहीं है, जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है वो ही फिर निकल के जा रहा है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर क्या थोड़ा सा ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्या? नो, it will not absorb this energy, there is a little bit collision and due to that one or little bit stimulation सोच सकते हो, due to that one it will transit, so that's why as it is ये जो पहले वाला रेडिएशन है वो निकल के जाएगा। अब देखो कि था एक इंसिडेंट रे, अब निकल के आ रहा है कि दो रे, दैट मीन्स देयर इज ए लाइट एम्प्लीफिकेशन। तो ये जो निकल के जा रहा है ये इसका इंटेंसिटी इससे ज्यादा होगा, that means there is a amplification is light and this is the condition for the laser action, ठीक है। now the third thing is, fourth definition is population inversion, very very important, sometimes ये direct short question में पूछ लेते, what do you mean by the population inversion। देखो, this is the necessary condition for light amplification। light amplification मतलब जो आउटपुट से जो लेजर से निकल के आएगा, ये जो लेजर लाइट मान लो कि निकल के आएगा, ये बहुत हाई इंटेंसिटी होगा, क्योंकि लेजर लाइट देखो ये बहुत हाई इंटेंस होता है, लाइट एम्पलीफाइड एम्पलीट्यूड बहुत इसका हाई होना चाहिए, है ना। सो ये लाइट अगर एम्पलीफाइड लाइट चाहिए, तुम्हें ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल करना होगा कि पॉपुलेशन इन्वर्सन। ये पॉपुलेशन इन्वर्सन, विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्सन लेजर एक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखो कि पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है। इन नॉर्मल केस क्या होता है, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड इन नॉर्मल केस कि मान लो कि दो एनर्जी स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट, ज्यादातर एटम्स विल प्रेफर टू स्टे एट द ग्राउंड स्टेट, यही पसंद करेंगे ना इधर रहने के लिए ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी स्टेट वाला है। और दो चार एटम, उससे बहुत कम एटम विल स्टे एट द हायर एनर्जी स्टेट, जहां इफ n1 is the number of atoms in the E1 state and n2 is the number of atoms in the E2 state, that is n1 must be greater than n2. This is the normal case, और in this case less possible of stimulated emission। अब मान लो कि एक बाहर से कोई I am using certain energy in terms of the light energy, तो ये क्या होगा, ज्यादातर कहाँ ज्यादा एटम है, एटम्स नंबर ऑफ एटम्स इज हायर एट द ग्राउंड स्टेट, तो इस एनर्जी को दिस एटम विल एब्जॉर्ब। लेकिन कंपेयर टू ये दो पॉसिबल इवेंट हो सकता है, चाहे तो ये एब्जॉर्ब हो सकता है, और अगर ये एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस की बराबर की हो, तो दो चार एटम फिर से ऊपर जा सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटीज, दिस एनर्जी कैन स्टिमुलेट दिस हायर एनर्जी एटम्स बाय व्हिच दे कैन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट। अगर ये हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करेगा, सो देन दे कैन एमिट लाइट। बट ये सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है ये रेयर केस होता है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर एटम है, ये लोग मिलके क्या करेगा, जो इंसिडेंट फोटोन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कंपेयर टू इसको स्टिमुलेट करने वजह से दिस लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्योंकि इनके पास मिनिमम एनर्जी है और भी एनर्जी लेने का क्षमता इसके पास है। So that's why in this case less possible laser action or light amplification is less possible in the normal case. But in the laser case क्या होता है कि anyhow कुछ मेथड्स होता है जिसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिक, इसको कहते हैं कि पंपिंग मेथड। क्या कहते हैं, पंपिंग मेथड। पंप का काम क्या होता है, जैसे नीचे अगर मान लो कि एक कुआं है, दैट मीन्स वेल,
और यहाँ से पानी तुम्हें ऊपर लेके जाना है टैंक में, तो क्या यूज़ करना होगा? एक पंप यूज़ करना होगा। एंड पंप क्या करता है कि नीचे जो वाटर है उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक पंपिंग मेथड होता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में लिटिल बिट। ये पंपिंग मेथड से मान लो कि किसी भी प्रकार से नंबर ऑफ एटम्स एट द एक्साइटेड स्टेट इज हायर, ये हमने आर्टिफिशियली कर चुका हो, कंपेयर टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। तब क्या होगा? देन मान लो कि एक थोड़ा सा अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो ना भी हो तो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। एक स्पॉन्टेनियस एमिशन हो सकता है, मतलब ये अपने आप से एक्साइटेड स्टेट से 10⁻⁸ सेकेंड के बाद फिर नीचे आ रहा है, और जब भी कोई एटम नीचे ट्रांजिट होगा तब इट विल एमिट वन लाइट, राइट। और हो सकता है कि मान लो कि बाहर से एक थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिल गया और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, सो स्पॉन्टेनियस एमिशन भी पॉसिबल, स्टिमुलेटेड एमिशन भी पॉसिबल। सो इन दैट केस ये जो एटम्स है, ये नंबर ऑफ एटम्स आर वेरी लेस कंपेयर टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एक्साइटेड स्टेट्स। सो अगर बाहर से भी कोई स्टिमुलेशन आ रहा है तो इसको ये लोग ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा कंपेयर टू, ये लोग भिड़ जाएगा उसी वक्त। जहां पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होता है उनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। सो इन दिस ये क्या हो रहा है? ये रिवर्स सिचुएशन, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम्स आर एट द एक्साइटेड स्टेट कंपेयर टू द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, और ये हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियली, वी आर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन। एंड इफ इट इज पॉसिबल देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ transition from higher energy state to a lower energy state, and the light amplification is much more possible in this case, and we can get the laser action. So laser action के लिए इसलिए इसी को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा जहाँ होना चाहिए था वहाँ कम है, और इन्वर्ट हो गया है, ज़्यादा कम होना चाहिए था, पॉपुलेशन इज हायर। सो दैट्स वाई पॉपुलेशन इन्वर्सन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। चलो और बातें करते हैं कि द थर्ड थिंग इट इज आइंस्टाइन्स एवी कोफिशिएंट। देखो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, आइंस्टाइन एवी कोफिशिएंट इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। फॉर दैट आई हैव मेड ए सेपरेट वीडियो, 20 मिनट या 22 मिनट का एक वीडियो है। आई विल मेक दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर तुम्हें चाहिए तो देख लो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया एवी कोफिशिएंट्स क्या है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ आते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर, लेजर कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द लेजर। लेजर के में क्या होता है कि एक एक्टिव मीडियम होता है, ये एक्टिव मीडियम सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और एक्टिव मीडियम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ही वही जो पॉपुलेशन इन्वर्सन, ट्रांजिशन, एवरीथिंग इज हैपेंड विद इन दिस मीडियम, ठीक है। ये एक पंपिंग चाहिए, पंपिंग का काम क्या है? वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, पंपिंग का काम ही होता है कि ज्यादातर एटम को हायर एनर्जी स्टेट्स में पहुंचाओ, ठीक है। अगर हायर एनर्जी स्टेट्स में population will be higher, then only light amplification is possible, that means we will get the laser action। तो ये पंपिंग बहुत जरूरी होता है। पंपिंग डिफरेंट काइंड हो सकता है, ये एक इलेक्ट्रिकल पंपिंग भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल मतलब कोई हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके एटम्स को पहले लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी में लेके जाओ, या ऑप्टिकल पंपिंग भी होता है। ऑप्टिकल पंपिंग मतलब कोई बाहर से कोई ऐसे लाइट यूज करो कि these atoms can absorb this light and they can transit to the higher energy state। केमिकल पंपिंग भी हो सकता है। बहुत सारे पंपिंग्स आर पॉसिबल टू मेक अवर लेजर, ठीक है। अब क्या होता है, एक्टिव मीडियम, ये पंपिंग हो गया, और ये दो मिरर लगा होता है। एक मिरर R2 होता है जो टोटली रिफ्लेक्टिंग होता है, कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट हो तो ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देगा, और दूसरा R1 होता है जो पार्टली रिफ्लेक्टिंग होता है कि थोड़ा ये रिफ्लेक्ट करेगा और इससे पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि अगर मान लो कि पंपिंग की वजह से ज़्यादातर एटम्स आर एट द एक्साइटेड स्टेट कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, दैट मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्सन हो चुका है। अब मान लो कि कोई बाहर से एक स्टिमुलेशन की वजह से ये स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, ठीक है। तो जब ये स्टिमुलेटेड एमिशन होगा कुछ लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये लाइट क्या होगा, इस मिरर से जाके थोड़ा टक्कर होकर फिर वापस आएगा। ये जो वापस लाइट आ रहा है ना, फिर से ये स्टिमुलेटर की काम करेगा और ये ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा हायर एनर्जी एटम से और फिर उसको नीचे लेके आएगा।
तो दैट मीन्स एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करेगा और इसका ज़्यादातर लाइट विल ऑल्सो इमर्जेस आउट एज ए लेजर लाइट। ठीक है, तो दो काम होता है कि ये मिरर की ये तो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट, यहां से कोई लाइट तुम्हें बाहर नहीं निकल के आएगा, नहीं तो लेजर के पीछे से भी लाइट आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगा, वही लाइट फिर से एक स्टिमुलेटर की तरह काम करेगा, फिर वो और भी एम्पलीफाइड होके बाहर निकल के आएगा। सो दिस इज द लेजर एक्शन इन ए ब्लॉक डायग्राम। अब ये यहाँ पे तो मैंने डिस्कस कर दिया थ्री थिंग्स, व्हाट इज द एक्टिव मीडियम, व्हाट इज द पंपिंग, और ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है। ये रेजोनेटर होता है, ये दो मिरर, क्योंकि यहाँ पे बार बार लाइट रिफ्लेक्ट होते होते लाइट का एम्पलीफाइड हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब किसी किसी का एक ये था, मुझे बोला है कोई स्टूडेंट्स की सर रूबी लेज़र के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, तो देखो मोटा मोटा तौर पे मैं रूबी लेज़र की कंप्लीट वर्किंग फंक्शन एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस राइट नाउ। तो फर्स्ट देख लो कि रूबी लेज़र की कंस्ट्रक्शन क्या है। सो ये देखो कि एक ग्लास होता है, बाहर की एक ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, एक टॉर्च की तरह होता है, और यहाँ इसके अंदर ये जो है ना, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि रूबी लेज़र के बारे में एक बार देख लो कि रूबी लेज़र की कंस्ट्रक्शन इज दिस टाइप ऑफ, ये एक ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक रूबी रॉड होता है। रूबी रॉड क्या है? रूबी रॉड इज नथिंग बट एक Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल के अंदर क्रोमियम ऑक्साइड की एक मिक्सचर होता है, ठीक है। सो Al2O3 एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और दैट मीन्स अगर ये मैंने इफ इट इज योर रूबी रॉड, इसके अंदर क्या है? Al2O3 होना चाहिए, लेकिन सम ऑफ द Al आयंस आर रिप्लेस्ड बाय द क्रोमियम 3+ आयन, मतलब इसके अंदर एल्यूमिनियम आयन की जगह पे क्रोमियम आयन इंप्योरिटी के तौर पे रहेगा, और ये क्रोमियम आयन ही लेजर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब Al2O3 एक सबस्ट्रेट की तरह यूज होता है, लेकिन ये जो लेजर लाइट निकल के आता है ना, ये ट्रांजिशन होता है क्रोमियम आयंस की फ्रॉम द हायर एक्साइटेड स्टेट्स टू द लोअर एक्साइटेड स्टेट। Chromium is the main responsible. That's why chromium is, we can say, it is the active material for this ruby laser action. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो R2 इज ए फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर एंड R1 इज ए पार्टली रिफ्लेक्टेड एक मिरर होता है, और इसके अंदर ये देखो एक स्पाइरल करके एक कुछ दिखाई दे रहा है। दीज आर नथिंग बट द फ्लैश लैंप। ये फ्लैश लैंप का काम क्या होता है कि जब भी स्विच ऑन होता है कि ये फ्लैश लैंप तेजी से लाइट एमिट करता है, एक पल्सेस ऑफ लाइट्स एमिट करते हैं। वो लाइट जो क्रोमियम आयंस लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट्स में रहते हैं, उनको ऊपर पहुंचाने के, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचाने की काम करते हैं। दैट मीन्स दिस फ्लैश लैम्प इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन इन्वर्सन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूबी लेजर। अब आते हैं कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने के लिए। देखो ये एक 3 लेवल लेजर होता है। क्या होता है कि एक 3 लेवल लेजर होता है। जैसे हम लोगों ने 2 लेवल ही देखे हैं ना कि E1 एंड E2, लेकिन अगर लेजर को प्रैक्टिकली फ्रूटफुल होना है, सो देन इस 2 लेवल इज नॉट सफिशिएंट। क्योंकि 2 लेवल अगर होगा तो यहाँ पे मान लो कि एटम से 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर ही इट विल रिटर्न बैक्स, और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा होगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन इज नॉट सो कन्विंसिंग फॉर लेजर एक्शन कंपेयर टू द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो क्या चाहिए हमें? बीच में और एक स्थान ऐसे चाहिए कि जहां एटम्स की लाइफ टाइम ज़्यादा हो, फिर एक स्टिमुलेशन की वजह से ये एटम्स फिर नीचे आए। अगर एटम की लाइफ टाइम ज्यादा होगा तो ज्यादा एटम्स एट ए टाइम रह पाएगा, और इफ नंबर ऑफ एटम्स इज हायर इन दिस स्टेट्स, पॉपुलेशन इन्वर्सन ज्यादा इफेक्टिव होगा और हमें लेजर एक्शन और भी अच्छी तरह से मिलेगा। अगर ये 2 एनर्जी लेवल होते तो एक एटम्स मान लो कि कहीं किसी वजह से ये आ गया और तुरंत नीचे आ जाएगा, फिर इस एटम को, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्सन घट जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट्स विल बी लोअर। सो इफ इट इज पॉसिबल देन दिस विल नॉट बी सो इफेक्टिव फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पस। इसलिए एक 3 लेवल लेजर बनाते हैं, जिसमें एक तो लो एनर्जी स्टेट और ग्राउंड एनर्जी स्टेट होता है, एक हाई एनर्जी स्टेट्स होता है जहां एटम्स की लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड,
और उन दोनों के बीच में एक मेटास्टेबल स्टेट होता है कि जहां एटम, एक्साइटेड एटम ज्यादा देर तक रुक पाएगा। ये होता है कि इसका लाइफ टाइम होता है 10⁻³ सेकेंड। अब रूबी लेजर कैसे काम करता है देखो, कि मान लो कि एक लाइट आ रहा है जिसका वेवलेंथ इज 5500 एंगस्ट्रम। इट इज स्पेसिफाइड, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में यूज होता है भाई, इस स्पेसिफाइड। अब ये एटम क्या करेगा, सॉरी ये लाइट क्या करेगा, ये जो एटम है ना ग्राउंड स्टेट में, इसको ये तुरंत हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। सो ये एटम अपना हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया बाय एब्जॉर्बिंग दिस लाइट। ठीक है, अब ये हायर एनर्जी स्टेट में इसका लाइफ टाइम कितना होगा 10⁻⁸ सेकेंड। ये तुरंत 10⁻⁸ सेकेंड के बाद ये एटम कहां पहुंच जाएगा भाई, ये मेटास्टेबल स्टेट में, क्योंकि इसके बाद जो स्टेट होता है ये मेटास्टेबल स्टेट। अब ये होगा कि रेडिएशन लेस, ये होगा रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, लेस ट्रांजिशन। यहां पे कोई रेडिएशन नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप की वजह से ये बहुत कम होता है, तो ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा। अब ये मेटास्टेबल स्टेट, इसमें तो इनका लाइफ स्टाइल 10⁻³ सेकेंड, उसी वक्त 10⁻³ सेकेंड ये 10⁻8 सेकेंड से बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, इट इज 10⁻³/10⁻8। इट इज 10⁵ टाइम्स हायर कंपेयर टू दिस वन। मतलब उसी 10⁻³ टाइम स्पैन के बीच में बहुत सारे एटम फिर से इधर चला जाएगा, फिर उसका तुरंत ट्रांजिशन होगा। दैट मीन्स समहाउ नंबर ऑफ एटम्स विल बी हायर इन दिस मेटास्टेबल स्टेट। दैट मीन्स अब देखो कि कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, ये मेटास्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बिकम्स वेरी हायर। तब क्या होगा कि ये एटम पॉपुलेशन इन्वर्सन हो चुका है। ये एटम अब मेटास्टेबल स्टेट से कोई भी लाइट, क्योंकि एक रेजोनेटर काम करता है, रेजोनेटर की वजह से फिर से एक लाइट आके इसको अगर स्टिमुलेट कर देगा, सो तुरंत स्टिमुलेशन एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और इनमें क्या होगा कि ये जो लाइट, एम्पलीफाइड लाइट यहां से निकल के आएगा, उसका वेवलेंथ होता है 6943 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये है दिस E3 माइनस E1 विच इज 5500 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस वो है 6943 एंगस्ट्रॉम। तो उसी वेवलेंथ की, सॉरी दिस इज वेवलेंथ, तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है करस्पॉन्डिंग दिस वन, आई एम गेटिंग दिस वेवलेंथ। और इन दोनों की बीच का जो एनर्जी, इट इज E3 माइनस E1 इज नॉट 5500 एंगस्ट्रॉम, इट इज द वेवलेंथ, एंड इस करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा, इट इज एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। सो फॉर दैट लैम्डा करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस इज E3 माइनस E1। ठीक है, तो और एक बार बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो, एक लाइट आया जिसका वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम, और एटम्स ग्राउंड स्टेट में उसको एब्जॉर्ब करके तुरंत हाई एनर्जी स्टेट में, हाई एनर्जी स्टेट में उसका लाइफ टाइम 10⁻8 सेकेंड, और तुरंत 10⁻8 सेकेंड के बाद ये मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा, और उसी टाइम बहुत सारे एटम हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, और दे विल रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करके मेटास्टेबल स्टेट में अपना पॉपुलेशन बढ़ाते जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो लाइफ टाइम है वो बहुत हाई होता है 10⁻³ सेकेंड, और उसी टाइम में मेटास्टेबल स्टेट में ग्राउंड स्टेट की कंपेयर में ज्यादा एटम्स होगा, सो पॉपुलेशन इन्वर्सन विल बी देयर, एंड देन बाय सम स्टिमुलेशन और बाय सम और स्पॉन्टेनियस एमिशन विल occur, and they will return from the metastable state to the ground state, and based on their energy difference they will produce wave, light wave of wavelength 6943 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस वेव की लाइट इमिट करेगा, एंड दिस इज नथिंग बट द रूबी लेजर वर्किंग फंक्शन। चलो इतना ही काफी है शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई चीज तुम्हें जानकारी चाहिए या और भी तुम्हें लेजर के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो भाई एक मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइक कर देना, थोड़ा स्प्रेड कर देना, दूसरों को भी काम पे आ जाए और मुझे भी एनर्जी और इनकरेजमेंट मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट द interference and diffraction and polarization in one video. For that, bye bye.